अभी कुछ दिन पहले मेरे बैंक ऑफ इंडिया का डेबिट कार्ड एक्सपायर हो गया और नेचुरली जब वो एक्सपायर हो गया तो उसकी फंक्शनिंग बंद हो गई। अब मैं नए कार्ड की इशुएंस की एप्लीकेशन लेके मेरे बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच में गया और जिस काउंटर पे मैं गया वहां पर एक लेडी एम्प्लॉय बैठी हुई थी। मैंने जब वो एप्लीकेशन उस लेडी एम्प्लॉय को दी और सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करने के बाद वो लेडी मुझसे बोली कि सर आपका ये जो डेबिट कार्ड है ये 10 से 12 दिन के अंदर आपके गिवन एड्रेस के ऊपर डिलीवर हो जाएगा, लेकिन इसके लिए आपको 300 रुपए का चार्ज लगेगा जो आपके सेविंग अकाउंट से डिडक्ट कर लिया जाएगा। मैंने उस लेडी से कहा, मैंने कहा मैम आपको ऐसा नहीं लगता कि भाई डेबिट कार्ड के री इशू करने के लिए या नया रिन्यूअल के लिए आप जो 300 रुपया चार्ज ले रहा है ये बहुत ज्यादा है, ये रीजनेबल अमाउंट से ज्यादा आपको नहीं लग रहा? इसके अलावा आप क्या करेंगे, 4 से 5 साल का मुझे वैलिडिटी पीरियड देंगे, 4 साल बाद फिर एक्सपायर हो जाएगा, 5 साल बाद, उसके बाद फिर 300 रुपए देकर मुझे नया डेबिट कार्ड इशू कराना पड़ेगा। बिसाइड्स आप हर साल मुझसे 100 से 150 रुपया जो होता है वो एटीएम मेंटेनेंस चार्जेस के लेते हैं। तो आपको नहीं लगता कि ये 300 रुपए का अमाउंट जो आप मुझसे चार्ज कर रहे हैं ये रीजनेबल अमाउंट से बहुत ज्यादा है? तो लेडी ने मुझे रटा रटाया जवाब दिया कि सर इसके अंदर हम कुछ नहीं कर सकते, ये बैंक की तरफ से फिक्स किया गया चार्ज है। अब अगर आपको ये चार्ज जमता हो, आपको ठीक लगता हो तो हम आपकी एप्लीकेशन को आगे प्रोसेस करते हैं, और नहीं तो आप अपनी एप्लीकेशन वापस ले जाइए। ये बात मेरे दिमाग में घूम ही रही थी और कुछ दिन बाद 22 में 2024 को आईआईटी बॉम्बे की एक रिसर्च स्टडी पब्लिश हुई जिसका नाम था बेंचमार्किंग रीजनेबलनेस ऑफ सर्विस चार्जेस बाय बैंक, जो आईआईटी बॉम्बे के प्रोफेसर आशीष दास ने रिसर्च स्टडी कंडक्ट की थी। और वो रिसर्च स्टडी थी बैंक के जो सर्विस चार्जेस हैं, सर्विस चार्जेस के नाम पर बैंक किस तरह से अपने कस्टमर्स को एक्चुअली लूट रहे हैं और किस तरह से वो अनरीजनेबल सर्विस चार्जेस अपने कस्टमर्स से चार्ज करते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम नजीब हाशमी है और इस लेक्चर में, इस वीडियो में हम बात करेंगे उसी आईआईटी बॉम्बे की रिसर्च स्टडी के ऊपर और उससे रिलेटेड डिफरेंट एस्पेक्ट्स पर। इस रिसर्च स्टडी पे बात करने से पहले इसका हम बैकग्राउंड समझें। एक्चुअली क्या होता है कि जो हमारे बैंक है, जिसके अंदर हमारा अकाउंट है, जिसके थ्रू हम ट्रांजैक्शंस करते हैं, आज के सिनेरियो में, आज के जमाने में ये बैंक्स हमको बहुत सारी अलग अलग फैसिलिटीज देते हैं, बहुत सारी अलग अलग सर्विसेज देते हैं, लेकिन ये सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती। इन सर्विसेज के अगेंस्ट वो बैंक हमसे कुछ ना कुछ चार्ज लेते हैं जिसको हम बैंक चार्जेस या सर्विस चार्जेस बोलते हैं। अब ये जो बैंक चार्जेस होते हैं ये बैंक टू बैंक डिफर करते हैं, इसका कोई एक स्टैंडर्ड क्राइटेरिया एक्चुअली फिक्स नहीं है, और कुछ बैंक्स इन्हीं सर्विस चार्जेस के नाम पे अपने कस्टमर से बहुत ज्यादा अमाउंट चार्ज करते हैं और उनको लूटते हैं, जो उनकी पॉकेट के ऊपर एक बर्डन की तरह अल्टीमेटली आता है। हमें कई दफा एहसास नहीं होता कि भाई 15 रुपए हमारे अकाउंट से डिडक्ट हो गए, 20 रुपए सर्विस चार्जेस के नाम पर हमारे अकाउंट से डिडक्ट हो गए। आए दिन हमारे पास मैसेजेस आते रहते हैं। इसी के ऊपर आईआईटी बॉम्बे के प्रोफेसर आशीष दास की एक रिसर्च स्टडी 22 में 2024 को पब्लिश हुई जिसका टाइटल था बेंचमार्किंग रीजनेबलनेस ऑफ सर्विस चार्जेस बाय बैंक, जिसको प्रपोज किया मनी लाइफ फाउंडेशन के अंदर। और इसके अंदर डॉक्टर प्रोफेसर आशीष दास ने बताया कि किस तरह हमारी कंट्री के, हमारे मुल्क के बहुत सारे ऐसे बैंक्स हैं जो अपने कस्टमर से जो सर्विस चार्जेस ले रहे हैं वो मोर देन रीजनेबल अमाउंट, कभी कभी तो कई टाइम्स रीजनेबल अमाउंट से ज्यादा वो सर्विस चार्जेस अपने कस्टमर से चार्ज कर रहे हैं और अपने कस्टमर्स को लूट रहे हैं, और जिसका अंदाजा, जिसका आइडिया उन कस्टमर्स को एक्चुअली है ही नहीं, क्योंकि ये हमें इसके ऊपर हम कभी सोचते भी नहीं है। सर्विस चार्जेस पर बात करने से पहले मैं आपको बताऊं कि क्या कोई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, कोई आरबीआई की कोई गाइडलाइन है बैंक्स के लिए सर्विस चार्जेस के लिए? क्यों? क्योंकि जो सारे बैंक्स हैं ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लाइसेंस लेकर उसकी परमिशन से ही मार्केट में अपना बिजनेस कंडक्ट कर रहे हैं। तो क्या आरबीआई की कोई गाइडलाइन है इससे रिलेटेड? तो देखिए, इसकी मैं हिस्टोरिकली अगर बताऊं तो 1999 में आरबीआई ने सारे बैंक्स को फ्रीडम दी कि आप अपनी जो सर्विसेज अपने कस्टमर्स को दे रहे हैं उसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ सर्विस चार्जेस अपने कस्टमर से ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए आरबीआई ने 3 कंडीशंस रखी। पहली कंडीशन तो ये थी कि जो आप सर्विस चार्जेस दे रहे हैं वो आउट ऑफ द लाइन नहीं होना चाहिए और एवरेज कॉस्ट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मींस एक रीजनेबल चार्ज आप अपने कस्टमर से चार्ज कर सकते हैं, बहुत ज्यादा आप अपने कस्टमर से सर्विस चार्जेस के नाम पर पैसा चार्ज नहीं कर सकते। दूसरा ये कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो उस सर्विस चार्जेस को अप्रूव करके देंगे। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके अंदर है कि भाई इन सर्विस चार्जेस का बर्डन स्पेशली उन कस्टमर्स के ऊपर नहीं आना चाहिए जिनके लो वॉल्यूम हो, जिनके ट्रांजैक्शंस के लो वॉल्यूम में, मीन जिनके ट्रांजैक्शंस बहुत कम होते हैं।
देखिए बहुत सारे कस्टमर्स जो होते हैं बैंक्स के, या बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं बैंक में जो सिर्फ अपने डिपॉजिट्स के लिए और अपनी सेविंग्स के लिए बैंक अकाउंट ओपन करवाते हैं और पैसा उसमें कंटिन्यूअसली डिपॉजिट करते रहते हैं और विड्रॉल के नाम पर बहुत ही कम अमाउंट वो लोग विड्रॉ करते हैं। अब आरबीआई की गाइडलाइन के बाद हम सबसे पहले बात करें कि हाउ केस स्टडी वाज कंडक्टेड। प्रोफेसर आशीष दास ने इस केस स्टडी को किस तरह से कंडक्ट किया। कुछ सैंपल लिया होगा, हर केस स्टडी के अंदर कुछ सैंपल्स लिए जाते हैं, तो उन्होंने उसके अंदर 23 शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स और 2 कोऑपरेटिव बैंक्स को लिया और उसके अंदर उन्होंने 14 सर्विसेज को, वैसे 44 के नियर अबाउट सर्विसेज है जिसके लिए बैंक जो होते हैं वो सर्विस चार्जेस चार्ज करते हैं, बट प्रोफेसर आशीष दास ने 14 सर्विसेज को ऊपर कंसंट्रेट किया और 14 सर्विसेज को कंसीडर किया। इसमें से मेन सर्विसेज है नॉन मेंटेनेंस ऑफ रिक्वायर्ड मिनिमम बैलेंस, डुप्लीकेट पासबुक, अकाउंट क्लोजर, चेक यूसेज, और उसके अलावा जो सर्विसेज आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रही होंगी वो टोटल 14 सर्विसेज उन्होंने कंडक्ट की। दूसरी बात ये कि यहां पर उन्होंने सिर्फ सेविंग अकाउंट के ऊपर कंसंट्रेट किया, करंट अकाउंट के ऊपर कंसंट्रेट नहीं किया, क्योंकि करंट अकाउंट तो यूं भी बिजनेस अकाउंट होता है और वहां पर तो बहुत सारे चार्जेस अल्टीमेटली लग ही जाते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे अबाउट द ब्रॉड फाइंडिंग्स ऑफ द केस कि इस केस की मेन फाइंडिंग्स एक्चुअली क्या थी। ठीक है, इसके अंदर इन्होंने कुछ सर्विसेज के अगेंस्ट कितना अमाउंट कुछ बैंक चार्ज करते हैं और उसके एवरेज सर्विस चार्जेस क्या है उसके बारे में बताया, जो आपके स्क्रीन के ऊपर भी आ रहा होगा, आप वहां भी उसको देख सकते हैं। देखिए उसके अंदर सबसे फर्स्ट सर्विस है चेक रिटर्न ड्यू टू टेक्निकल रीजन। ठीक है, अगर किसी टेक्निकल रीजन से चेक वापस आता है, हम किसी को चेक देते हैं और कभी वो चेक वापस आ गया, हमने चेक बैंक के अंदर डाला और वो चेक रिटर्न हो गया ड्यू टू एनी टेक्निकल रीजन, हम उसके ऊपर बात नहीं कर रहे, तो उसका जो एवरेज, जो सारे बैंक्स के अंदर सैंपल लिया था, उसका एवरेज चार्ज होता है 58 रुपया 70 पैसा, 58 रुपीज 70 पैसा। ये एवरेज है, मीन चार्ज है सारे बैंक्स का। लेकिन इसमें जो एक्सट्रीम चार्ज है वो 350 रुपए होता है, वो चार्ज करता है यस बैंक। अब आप कंपेयर कर सकते हैं कहां 58 रुपीज 70 पैसा का एवरेज और कहां 350 रुपीज चार्ज बाय द यस बैंक। कितने टाइम्स वो रीजनेबल अमाउंट से ज्यादा एक्चुअली चार्ज कर रहा है। उसके अलावा डीडी कैंसलेशन जो होता है एवरेज, जो इसके अंदर सबसे हाईएस्ट अमाउंट चार्ज करता है कैनरा बैंक 250 रुपए, जबकि इसका इंडस्ट्री एवरेज जो मीन चार्ज है वो 83 रुपीज 95 पैसा, 83 रुपया 95 पैसा बनता है। उसके अलावा डोर स्टेप बैंकिंग जो है वो फेडरल बैंक सबसे हाईएस्ट अमाउंट चार्ज करता है 250 रुपीज, जबकि एवरेज चार्ज होता है 53.70। और उसके अलावा देखिए आप सेल्फ जनरेशन ऑफ एटीएम पिन ऑन फोन एंड एटीएम। भाई पहले क्या होता था कि जब हमारे घर पर हम अकाउंट ओपन करवाते थे तो हमारे घर पर एटीएम कार्ड आता था, एक एनवेलप में एटीएम कार्ड आता था और उसके एक आध दिन बाद या एक आध दिन पहले एक दूसरे एनवेलप के अंदर उसकी एटीएम पिन आती थी। फिर हम वो एटीएम पिन से जाकर के हम हमारे कार्ड को एक्टिव करते थे और एक्टिव करने के बाद में चाहे तो हमारी एटीएम पिन को चेंज कर लें या उसी एटीएम पिन को आगे कंटिन्यू कर लें। लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता। आजकल आपके पास एटीएम की पिन नहीं आती, एटीएम कार्ड आ जाएगा और ग्रीन पिन का एक ऑप्शन आता है। आपको अपने नियरेस्ट एटीएम में जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है उसके नियरेस्ट एटीएम पर जाइए और वहां पर ग्रीन पिन का ऑप्शन जनरेट करें और वो जो एक वन टाइम पासवर्ड जनरेट होता है और उसके बाद में आपकी ग्रीन पिन जनरेट हो जाती है। अब इसके अंदर देखिए बैंक ने तो अपना पहला खर्चा कौन सा बचाया, जो आपके जो पोस्टल चार्जेस थे वो बचाए, जो पेपर चार्जेस थे वो बचाए। अब आप जो कुछ कर रहे हैं वो आप ही कर रहे हैं, आप ही बैंक की ब्रांच में जा रहे हैं, वहां से ग्रीन पिन जनरेट कर रहे हैं, लेकिन उसके अगेंस्ट भी बैंक आपसे कुछ ना कुछ चार्जेस लेता है। अब देखिए इसका जो मीन चार्ज है सारे बैंक्स का वो 3 रुपया 4 पैसा है। कुछ बैंक तो पैसे लेते भी नहीं, आपने देखा होगा, आपका हो सकता है आप कहेंगे सर मेरे ब्रांच में तो कभी इस तरह से अमाउंट चार्ज नहीं किया गया, तो हो सकता है बहुत सारे बैंक इसके ऊपर चार्ज नहीं लेते, लेकिन इसका जो मीन एवरेज चार्ज है वो 3 रुपीज 4 पैसा है कि अगर आप ऐसा सेल्फ जनरेशन ऑफ एटीएम पिन करते हो 3 रुपया 4 पैसा एवरेज चार्ज है। लेकिन इसका सबसे हाईएस्ट अमाउंट चार्ज करता है कैनरा बैंक जिसकी वैल्यू है 50 रुपया। मींस वही सर्विस चार्जेस जिसका एवरेज चार्ज 3 रुपीज 4 पैसा है, कैनरा बैंक उसके अगेंस्ट चार्ज करता है 50 रुपीज। अब आप सोच सकते हैं कि रीजनल अमाउंट से कितना ज्यादा एक्चुअली। और उसके अलावा और भी दूसरी सर्विसेज उसके अंदर लिखी हुई हैं, आप उनको भी देख सकते हैं कि भाई कितना अमाउंट वो चार्ज कर रहा है। इसके अलावा जो दूसरे उसमें है वो डेबिट कार्ड एनुअल मेंटेनेंस फीस, जो भी मैंने अपने इंट्रोडक्शन के अंदर बताया कि 100 से 300 रुपया तक अलग अलग बैंक इसके ऊपर चार्ज करते हैं। मींस आपका डेबिट कार्ड आपके पास है, उसकी एनुअल मेंटेनेंस फीस 100 रुपए से 300 रुपए। जबकि आज के सिनेरियो में जब से यूपीआई आए हैं, डेबिट कार्ड का इंपॉर्टेंस तो अपने आप में खत्म ही हो गया। आप खुद ही सोचे कितनी बार आपने जाकर के बैंक से कैश विड्रॉ किया होगा। जब आपके पास फैसिलिटी मोबाइल से पेमेंट करने की है, 2 रुपया 4 रुपया 10 रुपया ये पेमेंट तक भी आप यूपीआई से कर रहे हैं, तो आप क्यों बैंक से कैश विड्रॉ करेंगे। तो एटीएम का यूज तो यूं भी बहुत ही अल्टीमेटली कम हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस 100 से 300 रुपया, और जब एटीएम कार्ड एक्सपायर हो जाए तो उसके बाद फिर 300-400 रुपया फिर दो आप उसको रिन्यूअल के। तो एक ये है उसके अंदर एटीएम चार्जेस रुपया 20, कुछ बैंक से 20 रुपया
रुपए एटीएम के चार्जेस लेते थे। अगर 10 रुपए खुद के बैंक से अपने बैंक से पैसा निकालते हैं तो उसके ऊपर 10 रुपया लगता है। उसके अलावा 6 रुपया अगर आप किसी और बैंक से जा करके अपने अकाउंट की, मान लो अगर आपका अकाउंट एसबीआई में है और आप कैनरा बैंक के या यूनियन बैंक के एटीएम में चले गए और वहां से आपने बैलेंस इंक्वायरी की तो उसके 6 रुपीज के चार्जेस, और अगर वहां से कैश विड्रॉल किया तो 17 रुपए का चार्ज उसके ऊपर लगता है। और सेल्फ जनरेटेड एटीएम पिन का मैं आपको बता चुका हूं। अच्छा, इसमें सबसे स्ट्रेंज फाइंडिंग जो मुझे लगी, जो सबसे स्ट्रेंज फाइंडिंग थी वो ये थी कि बाय दी वे बाय चांस मान लीजिए कि आपके अकाउंट में 4800 रुपीज है, 4800 रुपए आपके अकाउंट में, और आपको मालूम नहीं, हर इंसान हर टाइम पर बैंक अकाउंट का बैलेंस याद नहीं रख सकता, आपको ध्यान रहा नहीं और आप किसी एटीएम में गए और एटीएम में जाने के बाद में आपने कार्ड लगाकर 5000 रुपए के विड्रॉल के लिए लगा दिया। हो सकता है आपको ध्यान हो कि 5000 का अमाउंट है, लेकिन आपने कहीं यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर दिया, या एनीवे जो भी रहा उसके अंदर आपके बैलेंस कम था लेकिन आपने विड्रॉल के लिए ज्यादा अमाउंट उसके अंदर दबा दिया, 5000 रुपीज आपने दे दिए। अब होगा क्या, वो एटीएम ट्रांजैक्शन आपका डिक्लाइन हो जाएगा ड्यू टू इनसफिशिएंट बैलेंस। ठीक है, अब इसके अंदर ना तो बैंक ने आपको पैसा दिया, ठीक है, ना कैश आपके पास आया, ना कुछ हुआ, ना बैंक की तरफ से कुछ हुआ, सिर्फ एक ट्रांजैक्शन से बैंक ने उसको डिक्लाइन कर दिया। लेकिन कुछ बैंक्स इसके ऊपर भी चार्जेस ले लेते हैं, और वो चार्जेस सबसे हाईएस्ट कैनरा बैंक के थे, 10 से 25 रुपए तक का ट्रांजैक्शन चार्ज उसके ऊपर ले लिया जाता है। अगर आप किसी दूसरे बैंक के थ्रू एटीएम करते हैं तो वहां पर भी एक नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का कोई ऐसा रूल नहीं है कि अगर आपका पेमेंट अगर कम हो तो आप एक बैंक दूसरे बैंक को कोई अमाउंट चार्ज करके देगा, लेकिन फिर भी आपका बैंक उससे चार्ज करता था, जबकि बैंक की जेब से तो 1 रुपया भी उसके ऊपर नहीं लगा है। वो ट्रांजेक्शन हुआ और बैंक उसके ऊपर आपसे 10 से 25 रुपया अमाउंट चार्ज कर लेता। अब ये देखिए, ये भी अपने आप में एक और हम इन सब चीजों के इतने यूज टू हो चुके हैं कि हम इन सब चीजों के बारे में सोचते ही नहीं है। अब नहीं सोचते हैं, उसके पीछे पता नहीं क्या रीजन है। आप में हम सब कोई भी हो बंदा उसके ऊपर सोचते ही अमाउंट कट जाएगा तो हम सिर्फ ये बोल के रह जाएंगे, अरे यार बैंक में सफिशिएंट बैलेंस नहीं था और बैंक ने 25 रुपया इसका सर्विस चार्जेस अल्टीमेटली काट दिया, जबकि हम उसके पीछे का वो नहीं देखते कि भाई इसके पीछे बैंक का तो कुछ एफर्ट्स लगे ही नहीं है। उसमें आपको कैश थोड़ी दिया है जो 25 रुपए आपसे चार्ज कर रहा है, या ओवरड्राफ्ट थोड़ी जो उसके इंटरेस्ट के अमाउंट के फॉर्म में वो बेसिकली चार्ज कर रहा है। और इस तरह से जो अलग अलग बैंक्स हैं वो अपने कस्टमर से जो बैंक चार्जेस के नाम पर रीजनेबल अमाउंट से बहुत ज्यादा अमाउंट तक अल्टीमेटली चार्ज कर रहे हैं, जो सीधा सीधा एक कस्टमर की पॉकेट के ऊपर हमला है। ठीक है, आप चाहें तो वो प्रोफेसर आशीष दास की जो रिसर्च रिपोर्ट है उसको गूगल के ऊपर टाइप करके डाउनलोड कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि कितनी डिस्क्रिपेंसी एक्चुअली दोनों अलग अलग सर्विस चार्जेस के अंदर होती है। और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि 2018 से 2022 इन 4 से 5 साल के पीरियड में कैनरा बैंक ने एटीएम डिक्लाइन के चार्जेस जो थे 162 करोड़ रुपीस, 162 करोड़ रुपए का कलेक्शन सिर्फ एटीएम डिक्लाइन चार्जेस के नाम पर लिया। आप सोच सकते हैं, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया ना, क्या आपके बैंक के अंदर पैसा कम है और आपने ज्यादा के लिए ज्यादा अमाउंट उसके अंदर प्रेस कर दी पैसा विड्रॉ करने के लिए, पैसा भी नहीं आया, बैंक ने चार्ज कर दिया, और टोटल 2018 से 2022 के बीच में अकेले कैनरा बैंक ने 162 करोड़ 162 करोड़ रुपीस जो है वो एटीएम डिक्लाइन के लिए है, जो 23 रुपया 60 पैसे पर ट्रांजैक्शन के हिसाब से होते हैं। अब आप सोच सकते हैं कि भाई कितना ज्यादा वो रेवेन्यू सिर्फ एक स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन से चार्ज कर रहे हैं। अब इसके लास्ट पार्ट में हम बात करेंगे अबाउट द बैंक रैंकिंग्स, कि बैंक की रैंकिंग्स एक्चुअली क्या रही। एक्चुअली इन्होंने क्या किया कि बैंक्स को जो है वो 4 कैटेगरीज के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया, ए बी सी एंड डी। ए जो थी वो बेस्ट थी, मतलब अपने सर्विस चार्जेस के नाम पर जो बेस्ट बैंक्स हैं, और जो डी है वो वर्स्ट बैंक्स, और सी और डी है ये मॉडरेट रेटिंग के ऊपर आते हैं। इसके अंदर दो, मैंने आपसे भी कहा कि 23 शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स को लिया और 2 कोऑपरेटिव बैंक, और 2 कोऑपरेटिव बैंक थे सरस्वत कोऑपरेटिव बैंक और एसवीसी कोऑपरेटिव बैंक थे। और दोनों बैंक्स ने, क्योंकि कोऑपरेटिव बैंक है उसके बावजूद भी इन्होंने बेस्ट परफॉर्मेंस दिया, और दोनों कोऑपरेटिव बैंक को उन्होंने कैटेगरी ए में रखा। मींस ये अपने कस्टमर से सर्विस चार्जेस के नाम पर ज्यादा अमाउंट चार्ज नहीं करते थे। उसके अलावा आपके सामने स्क्रीन के ऊपर पूरी की पूरी एक लिस्ट आ रही होगी जिसके अंदर कैटेगरी ए के अंदर जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैं उसमें आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयूएसएफ बैंक और बंधन बैंक आते हैं, जो सबसे कम अमाउंट अपने कस्टमर से सर्विस चार्जेस के नाम पर लेते हैं। और कैटेगरी बाकी के मॉडरेट कैटेगरी बी और कैटेगरी सी के अंदर आते हैं। और कैटेगरी डी के अंदर अगर आप देखें जो वर्स्ट है, जो सबसे हाई अमाउंट चार्ज करते हैं, मोर देन रीजनेबल अमाउंट, उसके अंदर एक्सिस बैंक और कैनरा बैंक एक्चुअली आते हैं, जो अपने कस्टमर से सबसे ज्यादा अमाउंट बेसिकली चार्ज करते हैं। इसमें एक्सिस बैंक प्राइवेट बैंक होगा और कैनरा बैंक जो है हमारा बैंक का नेशनलाइज्ड बैंक है। ठीक है, तो अब आप इसको देख करके अंदाजा लगा सकते
बताते हैं कि भाई किस तरह से बैंक्स हमसे सर्विस चार्जेस के नाम पर हमसे लूट मचा के रखी है, और हम कभी भी बैंक से इस मामले में पूछते भी नहीं है। आप क्या, मैं अपनी बात करूं तो मैंने भी कभी इस मामले में एक बैंक से नहीं पूछा कि भाई आप हमसे किस सर्विस के अगेंस्ट कितना अमाउंट चार्ज करते हैं, ये तो बताएं। कहीं पर भी कोई क्लियरिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा। आप बैंक में जाकर के कभी पता भी करेंगे तो वो भी आपको कभी कोई क्लियर रिप्लाई नहीं देंगे। वो तो जो भी अमाउंट उनको चार्ज करना है वो आपको एक एसएमएस के थ्रू आपको बता दिया जाएगा और चार्ज कर दिया जाएगा, क्योंकि कभी कभी हमें बहुत सारे बैंक चार्जेस कब डिडक्ट हो जाते हैं इसके बारे में हमको पता भी नहीं होता। आपने कभी इस बारे में सोचा है? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइएगा कि भाई बैंक चार्जेस के अनरीजनेबलनेस के ऊपर आप में से कभी किसी बंदे ने इसके ऊपर सोचा। और एक तरह से ये आपको अवेयर करने के लिए भी वीडियो था कि भाई आप अपने बैंक से इस तरह का क्वेश्चनिंग जरूर करें कि भाई किस सर्विस के ऊपर कितने चार्जेस एक्चुअली लिए जा रहे हैं, और ये देखें कि जिस बैंक की आप सर्विसेज ले रहे हैं वो उन लिस्ट के अंदर कौन सी कैटेगरी में, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी या कैटेगरी डी के अंदर अल्टीमेटली आता है। तो ये हमारा वो प्रोफेसर आशीष दास की जो रिसर्च स्टडी थी उसकी कुछ फाइंडिंग्स थी और उसका कुछ एक्सप्लेनेशन था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है, समझ में आता है, तो अपने फ्रेंड्स, कलीग्स, क्लासमेट्स के साथ में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपकी कोई क्वेरी या कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के दें, जितनी जल्दी होगा पढ़कर उसको रिप्लाई करने का ट्राई करूंगा। दिस इज नजीब हाशमी एंड ऑफ यू आर वाचिंग नजीब हाशमी's lectures। थैंक यू।